नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित उपन्यास चरित्रहीन, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। तो आइए बिना कोई समय व्यर्थ किए सीधे कहानी की ओर चलते हैं। कहानी के पिछले भाग में हमने कुछ और किरदारों का परिचय जाना, ज्योतिष और उनकी बहन सरोजनी के बारे में, जहां हमने जाना कि सरोजनी को गाने बजाने में काफी रुचि है और सतीश उन्हें बांसुरी बजाकर सुनाता भी है। साथ ही साथ सतीश और उपेंद्र के बीच कुछ बातचीत भी हुई, उसे आप वाद विवाद भी कह सकते हैं, किरणमयी को लेकर। वहीं दूसरी ओर हमने जाना कि सतीश और उपेंद्र के जाने के बाद किरणमयी काफी क्रुद्ध हुई, यानी गुस्सा हुई, और दोबारा उनके पहुंचने पर भी वो काफी नाराज ही रही। अब आगे भाग 8। सतीश ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो डॉक्टरी पढ़ना नहीं छोड़ेगा। इसलिए दूसरे दिन संध्या समय किसी से भी कुछ न कहकर वो बिहारी को साथ लिए अपने पुराने डेरे पर जा पहुंचा। वो मकान उस समय भी खाली पड़ा था। मकान मालिक से मिलकर उसने 6 महीने का बंदोबस्त कर लिया और निकट ही के हिंदू आश्रम में जाकर पता लगाकर एक रसोईदार नियुक्त कर लिया और प्रसन्न होकर बाहर निकल पड़ा। बिहारी से उसने कहा, हम लोग कल ही चले आएंगे, क्या कहते हो बिहारी? बिहारी ने अपनी सहमति प्रकट की। रास्ते में चलते चलते सतीश बोला, काम तो अच्छा नहीं हुआ बिहारी। जो भी हो, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इसके सिवा माना जाए तो मेरे लिए उसके डेरे का काम छूट गया। कम से कम एक बार खबर तो देनी चाहिए। बिहारी समझ गया और चुप हो रहा। सतीश कहने लगा, कोई भी क्यों ना हो बिहारी, राह का भिखारी होने पर भी दुख में पड़ने पर उसकी खबर लेनी चाहिए, नहीं तो फिर मनुष्य जन्म लेना व्यर्थ है भाई। किंतु मैं उसके मकान के अंदर न जाऊंगा, गली के अंदर भी नहीं, मोड़ पर खड़ा रहूंगा। ऐसा करना, तो एक बार जाकर मालूम कराना कष्ट में पड़ी है या फिर नहीं। कष्ट में तो अवश्य पड़ गई होगी, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए किसी तरह कुछ तो दे आना चाहिए। बिहारी चुपचाप पीछे चलने लगा। सतीश बोला, तुम मुझसे वो ये सब बातें बताएगी नहीं, तुमसे तो कुछ छिपाएगी भी नहीं। तू समझ गया ना बिहारी? बिहारी ने फिर भी कोई बात नहीं कही। सावित्री की गली के मोड़ पर पहुंचकर सतीश खड़ा हो गया। बोला, अच्छा सुन, अधिक देर मत करना। बिहारी ने गली में प्रवेश किया। सतीश आसपास इधर इधर टहलने लगा। दूर जाने का उसे साहस नहीं हुआ कि कहीं पीछे मूर्ख बिहारी उसको न देखकर और कहीं न चला जाए। 10 मिनट बाद ही बिहारी लौटकर बोला, वो तो नहीं है बाबू। सतीश ने उत्सुक होकर पूछा, तो कब लौटेगी? वो अब ना आएगी, 2 महीने बीत रहे हैं, एक दिन भी नहीं आई। सतीश गैस के खंबे पर औठंक कर खड़ा हो गया। अरे बिल्कुल झूठ बात है, तुझे धोखा दिया उन लोगों ने। बिहारी ने भी दृढ़ भाव से सिर हिलाकर कहा, अरे किसी ने धोखा नहीं दिया बाबू, सचमुच ही वो अब नहीं आती। वो अपने घर चली गई है शायद, और फिर उसके घर का सामान वो सब पड़ा हुआ है। वो कौन सी ऐसी चीज है बाबू जिसके लिए उसको मोह होगा? सतीश ने क्रुद्ध होकर कहा, वो कौन बहुत धनवान है कि उसे मोह नहीं होगा? तू है बिल्कुल मूर्ख, इसलिए तुझे उन लोगों ने समझा दिया कि अब वो आती नहीं। ले पागल, क्या यह हो सकता है बिहारी? मुझे तो लगता है कि वो लापता हो गई है और किसी ने उसका पता नहीं लगाया। लेकिन मैं उसे खोज के निकालूंगा। मैं पुलिस में रपट करूंगा। बिहारी मौन होकर मुंह झुकाए खड़ा रहा। सतीश बोला, वो मोक्षदा क्या कहती है? वो नहीं जानती? मैं इस बात का विश्वास नहीं करता कि वो जानती होगी। अवश्य जानती होगी। तू रुक, मैं जाता हूं उसके पास। बिहारी व्यग्र हो उठा। बोला, आप मत जाइए बाबू। क्यों नहीं जाऊंगा? क्यों वे लोग छिपा रहे? अरे मैं क्या किसी को खा डालने के लिए आया हूं कि मुझसे छुपाया जा रहा है? मैं कहता हूं जैसे भी हो सकेगा मैं जान के रहूंगा वो कहां है। बिहारी ने डर कर कहा, उसकी मौसी का दोष नहीं है बाबू। सावित्री अपनी इच्छा से ही मकान छोड़कर चली गई, झगड़ा करके गई है। किसी को कोई खबर देकर नहीं गई है। सतीश धमका कर बोला, अभी तो तू कहता था कि वो कुछ कहकर नहीं गई। जरूर बताकर गई है, वो अवश्य ही बता गई है। बिहारी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं
लेकिन वो शहर में ही है। किस जगह पर है? एक गधे की तरह मुंह बाय मत रहा बिहारी, क्या हो गया बता तो। बिहारी क्षण भर स्थिर रहकर कुछ सोच कर बोला, आपको दुख होगा बाबू इसीलिए, नहीं तो सब बातें सभी को मालूम है, मैं भी जानता हूं। सतीश अधीर हो उठा। अरे क्या जानता है बताना फिर। बिहारी फिर भी चुप रहा। सतीश चिल्लाकर बोला, मैं तेरे पैरों पर गिरता हूं हरामजादे, जल्दी बताना। बिहारी उसी क्षण भूमि पर सिर टेक कर जूते की धूली सिर पर चढ़ाकर सिसकते हुए बोला, बाबू बाबू मुझे आपने नरक में डुबो दिया बाबू, तानी काड़ में चलिए कहता हूं। यह कहकर अंधेरी गली में घुसकर एक और खड़ा हो गया। सतीश सामने खड़ा होकर बोला, क्या है बता। बिहारी ने गला साफ करके कहा, सावित्री की मौसी का विचार है कि वो आपके पास है, लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसी बात नहीं है। सतीश अधीर होकर बोला, हाँ हाँ तू खूब पंडित है, मैं जानता हूं, उसके बाद क्या है ये बता। बता रहा हूं बाबू, कहकर बिहारी फिर एक बार गला साफ करके बोला, मुझे खूब आशा हो रही है कि। क्या आशा हो रही है? बिहारी विवश होकर बोल उठा, वो कहीं चली गई है, उसी विपिन बाबू के पास। कौन? वो हमारा विपिन? हाँ बाबू वो ही। हाँ वहां बैठिएगा मत, स्नान करना पड़ेगा, दुनिया भर के लोग वहीं थे। सतीश ने उस बात को कानों में ही जाने नहीं दिया। उस ओर की दीवार पर पीठ टेक कर सीधा होकर बैठकर सूखे गले से उसने पूछा, तो फिर उसकी मौसी ने कैसे समझा कि वो मेरे पास है? बाबूजी, सावित्री ने जिस दिन विपिन बाबू को अपमानित करके विदा किया ना, उस दिन स्पष्ट रूप से उसने कहा था कि वो सतीश बाबू के सिवा और किसी के पास न जाएगी। मकान के लोग आड़ में रहकर उन लोगों का झगड़ा सुन रहे थे, वहीं से मैंने पता किया। सतीश ने उठकर पूछा, अरे तो तुझे किस तरह पता लगा कि वो विपिन बाबू के पास गई है? बिहारी चुप हो रहा। सतीश ने कहा, अरे बताता क्यों नहीं? बिहारी फिर एक बार हिचकिचाया। सावित्री के आगे वही जो ना बताएगा कहकर वो घमंड दिखा आया था, वो बात उसे याद पड़ गई। बोला, मैं अपनी ही आंखों से देख आया हूं बाबू। सतीश चुपचाप सुनने लगा। बिहारी ने कहा, घर बदलने के दूसरे दिन दोपहर को मैं यहां आया था, तब विपिन बाबू सावित्री के बिछाने पर सो रहे थे। झूठी बात है, सावित्री कहां थी? सावित्री उस कमरे में थी बाबू। बाहर निकलकर उसने मुझे चटाई बिछाकर बैठाया और पूछने लगी कि बाबू लोग नाराज हुए या नहीं, और फिर हम लोगों ने घर क्यों बदल दिया वगैरह वगैरह, यही सब। फिर उसके बाद मैं बिगड़कर लौट आया, तब वो बाबू के साथ चली गई होगी। इतने दिनों तक तूने क्यों नहीं बताया? बिहारी मौन रहा। सतीश ने पूछा, तूने स्वयं अपनी आंखों से देखा है या सुना है? नहीं बाबू, अपनी ही आंखों से देखी हुई यह घटना है, बहुत ध्यान से देखा है। मेरे पैर छूकर शपथ ले कि तेरी आंखों से देखी हुई बात है। ब्राह्मण के पैरों पर हाथ रखा है, याद रहे। बिहारी सतीश के पैरों पर हाथ रखकर बोला, ये बात मुझे दिन रात याद आती रहती है बाबू, मेरी अपनी आंखों से देखी हुई घटना है। इसके बाद सतीश ने पल भर चुप रहकर कहा, ऐसा कर, तू डेरे पर चला जा, उपेन भैया से कहना कि आज रात को मैं भवानीपुर जाऊंगा, लौटूंगा नहीं। बिहारी को विश्वास नहीं हुआ, वो रोने लगा। सतीश ने आश्चर्य में पड़कर कहा, ये क्या रे, रोता क्यों है? बिहारी ने आंखें पूंछते पूंछते कहा, बाबू मैं आपके लड़के की तरह हूं, मुझसे छिपाइएगा मत, मैं भी साथ चलूंगा। सतीश ने पूछा, क्यों रे? बूढ़ा हो गया हूं जरूर बाबू, लेकिन जात का आहिर हूं। एक लाठी मिल जाने पर अब भी 5-6 आदमियों का सामना कर सकता हूं बाबूजी। हम दंगा भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर मरना भी जानते हैं। सतीश ने शांत स्वर से कहा, अरे तुम मैं क्या दंगा करने जा रहा हूं, मूर्ख कहीं का, जा। यह कहकर वो चला गया। बिहारी अब जान गया कि बात झूठी नहीं है, तब आंखें पूंछकर वो भी चला गया। सतीश मैदान की तरफ तेजी से जा रहा था। कहां जाना होगा इसका निश्चय उसने नहीं किया, लेकिन कहीं उसको मानो शीघ्र ही जाना पड़ेगा।
इस बात को वो निसंदेह अनुभव कर रहा था कि एक ही क्षण में उसके चेहरे पर एक ऐसा भद्दा परिवर्तन हो गया जैसे किसी जाने पहचाने आदमी को उसे दिखाना उचित नहीं लगा। मैदान के एक सुनसान भाग के नीचे बेंच पड़ी हुई थी। सतीश उसके ऊपर जाकर बैठ गया और निर्जन स्थान को देखकर शांति मिली। अंधेरे में वृक्ष के नीचे बैठकर पहले ही उसके मुंह से निकल पड़ा, अब क्या करना चाहिए? यह प्रश्न कुछ देर तक उसके कानों में अर्थहीन प्रलाप की भांति घूमता रहा। अंत में उसको उत्तर मिला, कुछ भी नहीं किया जा सकता। उसने प्रश्न किया, सावित्री ने ऐसा काम ही क्यों किया? उत्तर मिला, ऐसा तो कुछ भी नहीं किया है जिससे नए सिरे से उसको दोष दिया जा सके। उसने फिर प्रश्न किया, इतना बड़ा अविश्वास का काम उसने क्यों किया मेरे साथ? उत्तर मिला, कौन सा विश्वास उसने तुमको दिया था, पहले ये तो बताओ। सतीश कुछ भी न बता सका। वस्तुतः उसने तो कोई झूठी आशा दी नहीं थी। एक दिन के लिए भी उसने छलना नहीं की, बल्कि वो बार बार सतर्क करती रही है, शुभकामना प्रकट करती रही है, बहन से भी अधिक स्नेह करती रही है। उस रात की बातें उसने याद की। उस दिन निष्ठुर होकर उसको घर से निकालकर उसने बचाया था। कौन ऐसा कर सकता था? कौन अपनी छाती पर वज्र रखकर उसको सुरक्षित रख सकता था? सतीश की आंखों की पलकें भीग गई, किंतु यह संशय उसका किसी प्रकार भी दूर नहीं हो सका कि उस उत्तर में कहीं मानो एक भूल हो रही है। उसने फिर प्रश्न किया, किंतु मैंने तो उसे प्यार किया है। क्यों प्यार किया? क्यों जानबूझकर तुम कीचड़ में उतर गए? उसने पुनः प्रश्न किया। यह मैं नहीं जानता। कमल लेने जाने पर भी तो कीचड़ लगता है ना? उत्तर मिला, यह है पुरानी उपमा, काम में नहीं आती। मनुष्य अपने घर में आते समय कीचड़ धोकर कमल ले आते हैं, और फिर तुम्हारा कमल ही कहां, और फिर ये कीचड़ तुम कहां धोकर अपने घर लाते? प्रश्न हुआ, अच्छा, भले ही मैं घर नहीं आता। छे, उस बात को मुंह पर भी मत ला। उसके बाद कुछ देर तक मौन होकर नक्षत्र भरे काले आकाश की तरफ देखकर एकाएक वो बोल उठा, मैंने तो उसकी आशा छोड़ ही दी थी। उसे मैं पाना भी नहीं चाहता था, किंतु मुझे उसने इस प्रकार अपमानित क्यों किया? एक बार पूछ क्यों नहीं लिया किस दुख से वो ये काम करने गई? रुपए के लोभ से किया है, ये बात तो किसी प्रकार में सोच नहीं सकता। विपिन की तरह आचरण भ्रष्ट शराबी को मन ही मन उसने प्यार किया था, इस बात पर विश्वास करूं तो किस तरह? और फिर क्यों? गंगा जी की शीतल वायु लगने से उसे जाड़ा लगने लगा। वो ज्यों ही चादर नीचे से ऊपर तक ओढ़कर आंखें बंद करके बेंच पर लेट गया, त्यों ही सावित्री का चेहरा उज्जवल होकर स्पष्ट हो उठा। कलंक की कोई भी कालिमा उस चेहरे पर नहीं है। गर्व से दीप्त, बुद्धि स्थिर, स्नेह से स्निग्ध, परिणित यौवन के भार से गंभीर, तो भी रसों से लीलाओं से चंचल वो चेहरा, वही हंसी, वही दृष्टि, संयत परिहास, सबसे ऊपर उसकी वो अकृत्रिम सेवा। इस प्रकार स्नेह उसे इतनी उम्र में कब कहां मिला था? भस्माच्छादित अग्नि की भांति उसके आवरण को लेकर खेल मचाते समय जो अग्नि बाहर निकल पड़ी है, उसी के जलन से किस तरह, किस रास्ते से भागकर आज वो मुक्ति पाएगा? मुक्ति पा लेने से भी भला क्या हो जाएगा? उसकी दोनों आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। आंसू को उसने रोकना नहीं चाहा, आंसू को पोंछ डालने की इच्छा भी उसने नहीं की। आंसू इतना मधुर है, आंसू में इतना रस है। आज वो अपने परम दुख में ये प्रथम उपलब्धि करके सुखी हो गया, और जिसको उपलक्ष्य करके इतने बड़े सुख का आस्वाद वो जीवन में पहल प्राप्त कर सका, उसी को लक्ष्य कर दोनों हाथ जोड़कर उसने नमस्कार किया। सतीश, चाहे जैसा भी क्यों ना हो, भगवान है, उन्हें धोखा नहीं दिया जा सकता। छोटे बड़े सभी को एक दिन उनके सामने उत्तरदायी के रूप में विवरण देना पड़ता है। इन बातों पर वो निसंदेह विश्वास करता था। आंखें पोंछकर वो उठ बैठा और मन ही मन बोला, भगवान, किसके हाथ से तुम किस समय किसको क्या देते हो कोई बता नहीं सकता। आज तुम्हारी आज्ञा से सावित्री है दाता,
मैं हूं भिखारी, इसीलिए वो भली हो बुरी हो ये विचार और जो कोई भी करे मैं न करूं। मेरे हृदय में सब जलन विद्वेष तुम पोंछ डालो भगवान, उसके विरुद्ध मैं कृतज्ञ न बनूं। उधर ज्योतिष साहब के मकान में संध्या के पश्चात बैठक खाने में सरोजनी, ज्योतिष, उपेंद्र और दूसरे एक नाटे कद के दाढ़ी मूंछ साफ किए हुए हृष्ट पुष्ट भले आदमी बैठे हुए हैं। इनका शुभ नाम है शशांक मोहन। ये विलायत हो आए हैं, इसीलिए साहब हैं। थोड़े ही दिनों में सरोजनी के प्रति आकृष्ट हो गए हैं और इसे प्राणपय से व्यक्त कर देने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। अब वो प्रयास कहां तक सफलता की ओर अग्रसर होता जा रहा था, इसे केवल विधाता ही जान रहे थे। आज सतीश का प्रसंग छिड़ गया था। उपेंद्र उसके असाधारण शारीरिक बल तथा अलौकिक साहस का इतिहास समाप्त करके आश्चर्यजनक कंठ स्वर और उसकी अपेक्षा आश्चर्यजनक शिक्षा की बात उठा चुके थे। निकट ही सोफे पर बैठी हुई सरोजनी दोनों हाथों पर अपनी ठुड्डी रखकर झुकी पड़ी हुई उदासीन चित्त से सुन रही थी। उसी समय बिहारी ने भग्न दूत की भांति कमरे में प्रवेश करके सतीश के भवानीपुर चले जाने का समाचार घोषित कर दिया। उपेंद्र ने आश्चर्य में पढ़कर प्रश्न किया, उसके कौन है वहां? बिहारी संक्षेप में, नहीं जानता बाबूजी, कहकर चला गया। सतीश के लिए सभी प्रतीक्षा कर रहे थे, अतएव सभी निराश हो गए। सरोजनी सीधी होकर बैठ गई और हठात लंबी सांस लेकर बोली, तो अब क्या होगा? ज्योतिष उनके मुख की ओर देखकर स्नेह के साथ धीरे से हंस पड़े, लेकिन केवल शशांक मोहन निराश न हुए, बल्कि प्रसन्न होकर प्रस्ताव किया, अब सरोजनी ही कर्णधार बन जाए। संगीत से कितने परिमाण में आनंद प्राप्त करने की शक्ति उनमें थी, इसे वही जानते थे। लेकिन सरोजनी के आपत्ति प्रकट करते ही वे बोल उठे, वरन मैं तो कहता हूं कि पुरुषों के गीत गाना उनके लिए भूल है। उनका गला स्वभावतः ही मोटा और भारी होता है, इसलिए उनकी शिक्षा कितनी ही क्यों ना हो और कितनी ही अच्छी तरह गाने का प्रयत्न क्यों ना करे, किसी तरह सुनने योग्य नहीं हो सकता। इस कथन का और किसी ने यद्यपि कुछ विरोध नहीं किया, लेकिन सरोजनी ने किया। वो बोली, आपके लिए अवश्य ही योग्य नहीं होगा। हारमोनियम पियानो के नीचे भारी मोटे पर्दों को तैयार करना संभवतः भूल है, लेकिन फिर भी वे सब तैयार हो रहे हैं ना, लोग खरीद भी रहे हैं। शशांक मोहन के पास इस बात का उत्तर नहीं था। वो अपने गोरे चेहरे को जरा लाल बनाकर कोई बात करने ही जा रहे थे, लेकिन सरोजनी एकाएक उठ खड़ी हुई, बोली, मां को खबर दे, नहीं तो वे खाना लेकर बैठी रहेंगी। उपेंद्र चौंक कर बोले, अरे बिल्कुल सही कहा आपने, उसका खाना पीना भी संभवतः उधर ही रहेगा। उपेंद्र के कथन में आंतरिक स्नेह के सिवा और कुछ भी नहीं था, और सतीश उनका अत्यंत स्नेह पात्र यदि न रहता तो ये बात मुंह से निकाल भी नहीं सकते थे। इस बात को सरोजनी ने भली भांति समझकर हंसकर कहा, यह आपका भारी अन्याय है। उनकी रुचि यदि आपकी कुरुचि के साथ न मिले तो दोष आपका ही है, उनका नहीं। अच्छा, मैं मां को बताकर आती हूं। यह कहकर सरोजनी शीघ्रता से बाहर चली गई। उसके चले जाने पर तुरंत ही शशांक मोहन उपेंद्र की ओर घूमकर बोले, आपके मित्र संभवतः बड़े कट्टर सनातनी हैं। उपेंद्र जरा हंसकर बोले, कम नहीं, लेकिन पूजा पाठ भी करता है। सतीश कभी कभी छिपकर शराब पीता था, यह बात वो जानते नहीं थे, शायद वो सपने में भी सोच नहीं सकते थे। शशांक मोहन ने पूछा, अच्छा वो करते क्या है? उपेंद्र बोले, कुछ भी नहीं, कभी वो कुछ करेगा ऐसी आशा भी किसी को नहीं है। इस समाचार से शशांक मोहन के मन के ऊपर से मानो एक पत्थर उतर गया। प्रसन्न होकर बोले, इसी पर? ज्योतिष इतनी देर तक मौन रहकर सुन रहे थे। उपेंद्र को लक्ष्य कर बोले, यह बात तो उचित नहीं है उपेंद्र, शारीरिक उत्कर्ष क्या कुछ भी नहीं है? इसके सिवा मैं तो उनकी गान विद्या पर मुग्ध हो गया हूं भाई। जो कुछ उन्होंने किया है हमारे देश में उसके योग्य समान यदि उनको न मिला तो दुख की बात है, इसमें संदेह नहीं, लेकिन फिर वो दोष तो हम लोगों का ही है, उसका नहीं। और सच बात तो यह है कि मुझे तो तुम्हारे मित्र को देखकर सचमुच ही ईर्ष्या होती है। शशांक मोहन ने पूछा, अच्छी बात है, ये बूढ़े की आमदनी कितनी है जी? उसी समय सरोजनी ने चुपचाप कमरे में प्रवेश करके अपने भैया की कुर्सी की पीठ पर हाथ टेककर खड़ी होकर पूछा, किसकी भैया? ज्योतिष ने कहा, अरे ये सतीश बाबू के पिता की। उपेंद्र बोले,
ठीक ठीक तो नहीं जानता, लेकिन संभवतः यही कोई लगभग 2 लाख होगी। ज्योतिष दोनों आंखें फाड़कर बोला, अरे राजा है क्या जी? उपेंद्र बोले, नहीं राजा नहीं है, किंतु सदा से ही वो बड़े जमींदार रहे हैं। उस पर वृद्ध ने विशेष रूप से आमदनी बढ़ा ली है। ज्योतिष कुर्सी पर औठंक कर एक लंबी सांस लेकर बोले, भैया बिल्कुल ही सौभाग्य के प्रिय पुत्र हैं। स्वास्थ्य, शक्ति, रूप, ऐश्वर्य, मनुष्य जिन सब की कामना करता है एक पात्र में सभी विद्यमान है। उपेंद्र हंसने लगे, अंत में बोले, हाँ ये सब तो है, लेकिन एक भयंकर दोष भी है। दूसरों का दोष अपने ऊपर ले लेता है। असमय में अपनी सिर विपत्ति ढोकर यदि मर न जाए तो फिर जो तुम कह रहे हो ये सब तो ठीक ही है। ज्योतिष सीधे हो उठ बैठे, बोले, विपत्ति ढोकर मर क्यों जाएंगे भला? उपेंद्र बोले, असंभव नहीं है, और पहले भी हो चुका है। क्रोध नाम की वस्तु उसके शरीर में जैसी भयंकर है ना, प्राणों का मोह भी ठीक उसी परिमाण में कम है। इस कलयुग में रहते हुए भी जिनकी न्याय अन्याय संबंधी धारणा सतयुग की भांति रहती है, और क्रोध में आ जाने से जिसको हिताहित का ज्ञान नहीं रहता, उनके बचे रहने या न रहने पर मैं तो अधिक विश्वास नहीं रखता। सह सकना भी एक शक्ति है। बिना मांगी सहायता करने का लोभ रोक रखना भी विशेष अवस्था में आवश्यक होता है। इसको तो वो समझता ही नहीं। वो मानो उस युग के यूरोप का नाइट है, इस युग में बंगाल में आकर जन्म ग्रहण किया है। ज्योतिष हंसकर बोले, लेकिन भाई कुछ भी हो, सुनकर श्रद्धा उत्पन्न होती है। उपेंद्र बोले, नहीं भी होती। संसार में रहना है तो बहुत सी छोटी मोटी बुरी वस्तुओं को तुच्छ मान लेना पड़ता है। यह शिक्षा आज तक उसे नहीं मिली। किसी दिन होगी या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन यदि नहीं हुई तो अंतिम परिणाम अच्छा ना होगा। उसका भी नहीं, उसके आत्मीय मित्रों का भी नहीं। ज्योतिष बोले, लेकिन तुम उसके आत्मीय मित्र हो, तुम क्यों नहीं सिखाते? उपेंद्र के मुंह पर हंसी फूट उठी। बोले, मैं अवश्य उसका मित्र हूं, लेकिन इस शिक्षा का भार ऐसे मित्र पर नहीं है जो सब मित्रों से बड़े होंगे, जो कि सभी आत्मियों के ऊपर आत्मीय होंगे। इस विद्या को या तो वे ही सिखाएंगे या चिरकाल तक उसको अशिक्षित ही रहना होगा। आप समझ रहे हैं ना? सरोजिनी इतनी देर तक मौन रहकर सुन रही थी। अब मुंह घुमाकर शायद उसने जरा हंसी छिपा ली। उपेंद्र बोले, किंतु सतीश की बात आज यहीं तक, मुझे उठना पड़ेगा, 2 चिट्ठियां लिखनी है मुझे। ज्योतिष को भी आवश्यक कागज पत्र देखने थे। उनका भी बैठना संभव नहीं था, इसलिए वे भी उठने की ही कह रहे थे। किंतु सबसे पहले उठ पड़ी सरोजिनी। इस बार जान पड़ा मानो उसने उपेंद्र को कुछ कहना चाहा, किंतु अंत में कुछ भी नहीं कहा। किसी को भी एक छोटा नमस्कार तक भी नहीं किया। अन्य मनस्क की भांति वो धीरे धीरे बाहर चली गई। आज की सभा जैसी जमने की बात थी, उस तरह वो जम नहीं सकी, बल्कि भंग हो गई, और वो भी बुरी तरह। उपेंद्र ना तो कुछ जानते ही थे और ना ही वो कुछ जान सके। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले भाग का। और यदि आप इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारे मेंबरशिप प्लान को। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले भाग के साथ। तब तक सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।